जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पाइड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, या फिर यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे जो कि हमें प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है हमारा, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें हेल्प करने वाले। ठीक है, जो भी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे वो सभी एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले और हम सॉल्व करने वाले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आपको याद है, जाहिर सी बात है आपने बुक में लिखा ही होगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं, पिछला वीडियो देख के आप उसमें इसका जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सभी आप अपने बुक में लिख सकते हो। और जिन्होंने लिखा है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है, ये बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि लिखने के बाद ज़्यादातर चीज़ें हमें समझने लगती है। क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं तब हमें ज़्यादातर चीज़ें समझती है। ये चीज़ आप अपने प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हो। अपने प्रॉब्लम को आप एक बुक में लिखो या फिर एक डायरी में लिखो, तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। लिखने के बाद ही आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी की तरह जो भी कंटेंट आपने लिखा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझा है, लिखने के बाद आपको जो भी समझा है, उसी नॉलेज के यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने के लिए अभी हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू, या फिर ऐसा पढ़ते हैं, इफ ए इज अ सेट ऑफ ए बी सी डी ई, बी इज अ सेट ऑफ सी डी ई एफ, C is a set of BD, D is a set of AE, then which of the following statement are true and which are false? तो क्या क्या बोला है उन्होंने, चार सेट्स दिए हैं, उनमें से क्या करना है, ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट्स है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमें पहचानना है, ये हमें देखकर लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेट्स देखेंगे, सबसे पहले सेट्स देखेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा सेट ट्रू है या फिर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है, ठीक है, कि ये जो फर्स्ट सेट है हमारा, सी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ बुक में। आपके पास बुक है तो आप भी चेक कर लो। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहला है, देखो फर्स्ट वाला क्या बोला है उन्होंने, सी सबसेट बी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सी सेट है हमारा, तो सी को लिखते हैं। सी कहाँ पर है, देखो सी डी ई एफ, सॉरी सी कहाँ पर है, यहाँ पे बी और डी, क्या है, बी एंड डी, और बी क्या है हमारा, बी क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो देखो सी क्या बोला है उन्होंने, सबसेट है किसका, बी का। सी क्या बोला उन्होंने, सबसेट है बी का। कब होता है, देखो अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है बी, तो बी में कौन से एलिमेंट, सी है, डी है, ई है और एफ है। और सी के कौन से एलिमेंट है, ये डी है और बी है क्या, बी दोनों में भी नहीं है। बी से ये बी जो एलिमेंट है, ये जो बी एलिमेंट है, ये दोनों में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। बी में है क्या, ये बी सेट में है ही नहीं। अगर बी सेट में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है हमारा सी सबसेट, सॉरी ई हो गया ये, सी सबसेट बी क्या हो जाएगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। C इज नॉट सबसेट ऑफ B, क्या लिखेंगे हम, C इज नॉट सबसेट ऑफ B, फॉल्स की पहले ये लिखना पड़ेगा। ये क्या है, C इज नॉट सबसेट ऑफ B, therefore it is a false statement। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सभी को आता है, 9th में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है भी तो भी कोई टेंशन नहीं है, कमेंट में लिख के बता दो कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, सॉल्व करके दिया जाएगा आपके लिए, वो स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोला है, ए सबसेट डी। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या बोला है उन्होंने, ए सबसेट डी। तो सबसे पहले देखो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है,
किसका सबसेट है? डी का। तो डी में जितने भी एलिमेंट है वो मैच कर रहे हैं क्या एक एलिमेंट को? ए और ई ये दोनों ही है, ए और ई ये दोनों ही है। बट क्या बोला उन्होंने? ए सबसेट है डी का, मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए? डी के अंदर। है क्या? नहीं है। क्या है? नहीं है। इसके लिए क्या होगा? सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली क्या लिखेंगे? ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी, देयरफॉर इट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सर फॉल्स है ना सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर फॉल्स है तो मैं क्यों टेंशन लूँगा? आपको टेंशन आ जाएगा मेरी वजह से। मुझे किसी की वजह से टेंशन नहीं आता है सर, मेरी वजह से लोगों को टेंशन आता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आंसर फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला कहाँ गया हमारा? डी सबसेट बी। क्या है? डी सबसेट बी। इसमें देखो डी कहाँ पर है? डी किसका सबसेट है? बी का। तो डी में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो देखो ए और ई है क्या? सिर्फ ई है। ए है क्या? नहीं है। चलो ये भी फॉल्स हो गया। देखो कैसे खुश हो रहे। क्या लिखेंगे? डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर इट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ वाला करते हैं। होशियार बच्चे होंगे ना तो ऐसे ही होता है, मेरे को आंसर ही नहीं लिखने देते। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। डी सबसेट ए। डी सबसेट ए। देखो डी में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए। ठीक है, डी में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए। देखते हैं डी में क्या है? ए और ई। ए में है क्या? ए और ई है सर। है सर, सभी एलिमेंट है सर डी के ए में। क्या बोला है? सभी एलिमेंट है सर डी के ए में। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। देखो सर कैसे फटाफट से आंसर सॉल्व होते हैं। आप और मैं अगर मिलके सॉल्व करेंगे तो सभी आंसर हमारे सॉल्व हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं। फिफ्थ वाला स्टार्ट करते हैं अभी। देखो फिफ्थ वाले में क्या बोला है? बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी सबसेट ए। इसमें चेक करते हैं बी के जितने भी एलिमेंट है उतने सभी एलिमेंट ए में है क्या नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखो बी कहाँ पर है? सी डी ई एफ। बी में कितने एलिमेंट है? 4 है। वो सभी एलिमेंट ए में है क्या? देखो सी डी ई एफ, यहाँ पे क्या? सी डी ई एफ है क्या? नहीं है। एफ है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये बी जो है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। मतलब क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पर लिखते इट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट। समझा यहाँ तक आपको? सिक्स्थ वाला भी करके देखते हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हर एक चीज़ हम छुड़ाएंगे, हर एक चीज़ हम छुड़ाएंगे। टेंशन मतलब प्रॉब्लम सेट आपके लिए दिया हुआ है लेसन के पीछे। हर एक लेसन के पीछे प्रॉब्लम सेट दिया गया है, उसमें से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं तो वो भी सॉल्व करके देने वाला हूँ, बट हर एक चैप्टर के बाद। ठीक है, तो देखो अभी सिक्स में देखो सी सबसेट ऑफ ए। सी सबसेट ऑफ ए, इसमें देखते हैं सर है क्या? सी देखो कहाँ पर है? बी और डी है। सी में कितने एलिमेंट है सर? टोटल 2 एलिमेंट है। कौन से है? एक बी है और दूसरा डी है। तो ए में है क्या सर? बी है, यहाँ पे डी भी है। इसका मतलब सी सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या है? सी सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या आ जाएगा? इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। देखो पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत ही इजी होता है और दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इजी होता है। तो इसी इजी वाले क्वेश्चन को और इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं? अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
देखो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हमें एक सेट लेना है किसका, नेचुरल नंबर का, कितने, 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सल सेट, कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने नेचुरल नंबर है, टोटल 20 नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो एक्स जो सेट है, क्या बोला है उनको, उन्होंने क्या बोला है, सबसेट दिखाना है हमें, क्या बोला है, सबसेट दिखाना है। सेट एक्स एंड वाई को हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में दिखाना है, नहीं सबसेट बोला है, एक्स एंड वाई को यूजिंग वेन डायग्राम हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे यूनिवर्सल सेट हमें पता चल गया कितने, 1 से लेके 20 तक वहाँ पर नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसमें लिखोगे आंसर में। ठीक है, यहाँ पे इसी का लिखता हूँ, यहाँ पर देखो x इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n मतलब n, ये क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 7 लेस देन 15, मतलब ये x क्या है, 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। मतलब यहाँ पे x कैसे बनेगा, देखो 7 से बड़ा, x इज देखो 7 लेस देन x, 7 x से छोटा है, मतलब उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15, तो हम 8 से चालू करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, ये सभी जो नंबर है यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, y के बारे में देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या बोला उन्होंने, y सच डेट y बिलोंग्स टू n, y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 से 20 के बीच में आने वाले कितने प्राइम नंबर है बताओ जल्दी। तो यहाँ पे लिख के देखो, आप बोलेगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, उसके बाद 19 है। सर इतने ही है, सर इतने ही चाहिए ना हमको, ज़्यादा थोड़ी ना चाहिए। देखो अभी क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखते 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अभी देखो 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तक, कहाँ तक, 14 तक, ये किसका सेट है, ये कौन सा सेट है, ये हमारा U है। ये कौन सा सेट है, ये हमारा X है। क्या है, ये हमारा X है। ठीक है, दूसरा मार्कर यूज़ करते X को लिखने के लिए। X को लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर दूसरा मार्कर, जो कि होगा ब्लैक कलर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं X को मिटा के यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये वाला है। ये कौन सा है, X। ठीक है, उसके बाद Y में देखो क्या क्या आ रहा है, Y में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 17 आ रहा है और 19 आ रहा है। तो ये सभी क्या आ रहे हैं, Y के अंडर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा फिगर बनाएंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो ठीक है। अभी 2 को भी अंदर दिखाना है, कुछ प्राइम नंबर्स को भी अंदर दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, अभी इसको रब कर देते। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है। ठीक है, अभी देखो कैसे बनाया जाता है वेन डायग्राम। ठीक है, मेथड देखो समझा करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कभी भी। ठीक है, टीचर ऐसे ही नहीं बना हूँ। ठीक है, बच्चों के लिए बनाओ। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था टीचर बनने में, मैथ्स आता था इसलिए टीचर बन गया। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले क्या करो, 8 9 10 से लेकर 14 तक का एक सेट बना लो। 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया हमारा एक सेट। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम X। क्या नाम देंगे इसको, हम नाम देंगे X। ठीक है, उसके बाद अभी देखो Y दिख रहा है, Y। अभी देखो Y में देखते हैं। अभी Y में क्या है,
2 3 कॉमा नहीं लिखते यहाँ पर, 2 3 5 7 11 11 यहीं पे, 13 भी है, 17 और ये 19। ठीक है, अभी देखो इसमें हम कुछ ट्रेजेडी करेंगे। ठीक है, 11 और 13 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से 11 और 13 को मिटा देंगे। ठीक है, मिटा दिया। अभी देखो ये यहाँ से जाएगा और ये दूसरा जो है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये हो गया हमारा y। ये क्या हो गया हमारा y। देखो 11 और 13 x में भी है और y में भी है। 11 13 एक सेट में भी है और y वाले सेट में भी है। अभी जो बचे वाले नंबर है, बचे वाला नंबर कौन सा है, 1, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 है क्या, नहीं है, 4, 5 है क्या, है यहाँ पे, 6 है क्या, नहीं है, 6, 7 है क्या, है, 8 है क्या, है, 9 है क्या, है, 10 है क्या, 11 है क्या, 12 है क्या, 13 है क्या, 14 है क्या, 15 है क्या, 15 नहीं है, 16 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है, 17 दिख रहा है सर, 18 दिख रहा है, नहीं है, लिख दो कहीं पे भी, 19 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, नहीं है, लिख दो यहाँ पे। समझ में आ गया। ये है हमारा पूरा वेन डायग्राम। ये पूरा सेट मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये ब्लैक से जो लिखा है वो क्या है हमारा सेट एक्स, और वाई से जो लिखा है वो क्या है हमारा, रेड पेन से जो हमने वाई लिखा है वो क्या है हमारा सेट वाई। ठीक है, समझा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और सॉल्व करने में भी आसानी होती है। ठीक है, पेंसिल और स्केल हमेशा अपने हाथ में रखो, और जो भी वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है उसमें पेंसिल से आप सॉल्व करो, या फिर डायग्राम सिर्फ पेंसिल से बनाओ, बाकी आपको सभी पेन से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि यू सेट दिया है, जो कि हम मान के चलते यूनिवर्सल सेट है। वहाँ पे देखो ये एलिमेंट्स क्या दिया है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, और पी सेट उसके एलिमेंट क्या है 1 3 7 10। ठीक है, क्या बोला है, देन शो द सेट्स यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम कर देते हैं। अभी u पता है हमें, p पता है, p कॉम्प्लीमेंट पता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं p कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद कौन सा सेट p है, तो यूनिवर्सल सेट में जो भी नंबर p के सेट में है वो नहीं होने चाहिए, वो ही क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, वही क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट सेट। मतलब u और p में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो किस में आएंगे, p कॉम्प्लीमेंट में। देखो 1 है यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, 3 है यहाँ पे 3 है, ठीक है 3 भी नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा 2 आएगा, 7 है तो 7 नहीं आएगा, 8 है क्या, 8 कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है तो ये आएगा, 10 कॉमन है क्या दोनों में, 10 है मतलब 10 नहीं आएगा, क्या आएगा, 9 कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है तो 9 आएगा, 11 कॉमन है क्या, नहीं है, 12 कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा p कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया सर, p कॉम्प्लीमेंट बन गया। सर देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में 9, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल 4, तो 9 माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो 5 आ गया क्या, 1 2 3 4 5, ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी करना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आपको। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, बाय वेन डायग्राम निकालो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट, बट ड्रॉ करना है क्या, नंबर्स लिखने हैं क्या, नहीं, एलिमेंट्स लिखने हैं क्या, नहीं लिखने। क्या करेंगे, इस बार हम दोनों पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट के लिए ब्लैक पेन यूज़ किया है, वैसे ही ये जो हमारा सेट पी है उसके लिए हम ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 3 7 10, 1 3 7 10। ठीक है, उसके बाद p कॉम्प्लीमेंट बोला, अभी p कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, p कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, देखो इसके लिए हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये p है हमारा। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बहुत ही आसान वाली बात बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद p कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ p कॉम्प्लीमेंट, सर्कल भी आधा बना दिया, 2 8 9 11 12, ये कौन सा सेट बन गया हमारा p कॉम्प्लीमेंट।
अभी ध्यान से सुनो, ये जो दोनों सेट हमने लिखे हैं, कौन सा, पी सेट और पी कॉम्प्लीमेंट सेट, पी सेट और पी कॉम्प्लीमेंट सेट के दोनों एलिमेंट्स मिला के क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। यकीन नहीं आता चेक कर लो, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 9 थे। अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। आप बोलोगे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, सर पे ट्रस्ट नहीं करोगे, देखो अभी दिखाता हूँ। 1 है यहाँ पे, 2 भी है यहाँ पे, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12। ये पूरे किसके अंडर आ रहे हैं, यू के अंडर। और ये सभी एलिमेंट्स किसके हैं, यू के हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट के। हो गया हमारा वेन डायग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिखो सर ये टॉपिक नहीं समझा है, फिर से एक बार समझाओ, ठीक है। जिस दिन से लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगे आपको मैं लाइव ही समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्या बोला है, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। अरे गधे है क्या ये, लगता है ये गधे है। पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी होता है ना। चलो ठीक है, वेरीफाई कर देते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। देखो पी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, पी कॉम्प्लीमेंट क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट है हमारा 2, 8, 9, 11। ये क्या है हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अरे ये सब नंबर छोड़ेंगे तो यही आएगा ना, यही आएगा 1, 3, 7, 10। यही तो आएगा ना, यही आएगा। ये 4 नहीं है, ये कॉमा है, यही आएगा ना। देखो पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है। ये क्या था, यही हमारा पी था। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, हेंस प्रूव्ड और हेंस वेरीफाइड। देखो लिख दिया। सर कुछ भी बोलते हैं सर, जब बच्चों का आता है ना तब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही छोटे लगते हैं, ठीक है। इसी एनर्जी के साथ अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है, A इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 2, 7 देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, एक सबसेट दिया है हमें एक सेट दिया है हमें A, उसी के हमें क्या करना है, कोई भी 3 सबसेट लिखना है, कोई भी 3 लिखना है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि उनको पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ऐसे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तो कोई भी A के 3 सबसेट लिखो। तो देखो अगर A क्या है हमारा, एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1, 3, 2, 7। ये क्या है, उसमें एलिमेंट्स है। तो इसके सबसेट क्या होंगे, कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, जैसे बी एक सेट है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट लिखो जो कि सेट ए के अंदर हो। तो देखो 1 है, हो गया एक सबसेट, क्या बन गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बन गया। उसके बाद देखो सी लिखो, सी में लिखो 3 लिखो, ये बन गया सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए सेट में भी प्रेजेंट है ना, ए सेट में भी मौजूद है वो, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद देखो डी लिखो, डी में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हो आप, क्लोज कर दो ब्रैकेट को, ठीक है। तो क्या हो गया, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद देखो ई लिखो, 7 बचा था, 7 लिख लिया, तो ये क्या हो गया, ई इज अ सबसेट ऑफ ए। या फिर उसके बाद हम दोनों को लिख सकते हो, देखो ई एफ, एफ में क्या करेंगे, देखो 1,3 लिखता हूँ मैं, 1,3 क्या हो गया, ये भी तो एक सबसेट हो गया ना। ये दोनों एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, ए सेट के अंदर ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 3, मतलब एफ भी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। एफ इज अ सबसेट ऑफ ए। देखा, ये बहुत ही इजी, आप कोई भी सेट बना सकते हो, बट शर्त क्या है, उन्होंने क्या बोला है, 3 ही बनाना है, 3 से ज़्यादा बनाओ भी मत, मार्क सेम ही मिलने वाले। तो 3 से ज़्यादा क्यों बनाना, वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना। जो भी क्वेश्चन आपसे जल्दी से सॉल्व होते वो क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करो। और अगर आपको बोला है 3 लिखना है तो बस 3 ही लिखो, ज़्यादा लिख के भी सेम मार्क मिलने वाले, बस शर्त यह है कि 3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। क्या देखा है, क्या बोला उन्होंने, सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, मतलब 2 सेट के अंदर या फिर 2 सेट्स के बीच में जो भी सबसेट रिलेशन होने वाला है वो हमें लिखना है। तो देखो सबसेट को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है।
जितने भी सेट्स दिए हैं सभी वाले सेट, ये सभी सेट्स को हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मतलब सब सेट, ये सभी सेट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। P एक कौन सा सेट है जिसमें पुणे के सभी रेसिडेंट्स है। उसके बाद M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन MP। MP मतलब मध्य प्रदेश, बुक में मध्य प्रदेश लिखा है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे MP लिखा है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। उसके बाद लिखा है H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कितने सेट दिए, टोटल 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5, तो टोटल यहाँ पे 5 सेट दिए हैं। इनमें से हमें ढूंढना है क्या, सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो देखो अगर पहले हम बात करें P की, P में क्या है, सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, क्या है इसमें, सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। तो ये P किसका सबसेट होगा, देखो ये पुणे जो है, ये हमारा लास्ट जो सेट है महाराष्ट्र वाला H, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। महाराष्ट्र एक स्टेट है और पुणे क्या है, एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है, इसका मतलब पुणे में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो सभी महाराष्ट्र के अंदर आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, किसके लिए, पुणे के लिए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पहले का आंसर क्या है मेरा, P इज सबसेट ऑफ H। क्या लिख सकता हूँ, P इज सबसेट ऑफ H। दूसरा देखो, मध्य प्रदेश इज द सेट, सॉरी M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन MP। और उसके बाद देखो I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। अभी आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं, इंदौर क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, क्या है, कैपिटल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इंदौर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, MP में भी। तो इसकी वजह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का, I इज अ सबसेट ऑफ M। I इज सबसेट ऑफ M, ठीक है, ये समझा सेकंड वाला। उसके बाद एक और देखते हैं हम, देखो B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। जितने हमसे पॉसिबल होते हैं उतने ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। अभी इसमें खास बात क्या है, देखो पुणे भी इंडिया में आता है, मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है, इंदौर भी इंडिया में ही आता है और महाराष्ट्र भी इंडिया में ही आता है। महाराष्ट्र कहाँ में आता है, इंडिया में आता है। बस पुणे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर एक जिला है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, स्टेट है, और महाराष्ट्र क्या है, ये भी एक स्टेट है, एक राज्य है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि पुणे में जितने लोग रहते हैं वो सभी लोग इंडिया में रहते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज सबसेट ऑफ इंडिया के लिए क्या दिया है, B दिया है उन्होंने। तो हम लिख सकते हैं P इज सबसेट ऑफ B। पुणे में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी इंडिया में भी रहते हैं। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम कि I इज सबसेट ऑफ B। इंदौर में जितने लोग रहते हैं वो सभी लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। ये समझ में आया, जितने लोग इंडिया में रहते हैं, सॉरी इंदौर में रहते हैं वो सभी लोग इंडियन ही है ना, तो वो भारत में रहेंगे। सो इंडिया को किससे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, B से। किससे रिप्रेजेंट किया है, B से, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड एक सेट बना लेते हैं, थर्ड एक बना लेते हैं। तो थर्ड में क्या लिख सकते हैं हम, देखो थर्ड में हम ये भी लिख सकते हैं ना कि महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र इज सबसेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग इंडिया में भी तो रहते हैं ना भैया। महाराष्ट्र इंडिया के अंडर आता है, इंडिया किसी के अंडर नहीं आता है, ठीक है। उसी की तरह सॉरी महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे इन्होंने H लिया था, मैंने M लिख दिया। क्या होता है ना, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो वो आदत हो जाती है, महाराष्ट्र किसी भी कोई भी फॉर्म भरो तो महाराष्ट्र लिखना ही पड़ता है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो MP के लिए M यूज किया। MP भी तो भारत में ही आता है ना, MP भी भारत का ही एक राज्य है सर, इंडिया का ही एक राज्य है। मैं मराठी में बोल रहा हूँ भारत, ठीक है। हिंदी मराठी आप जो भी लैंग्वेज में समझते हो उस लैंग्वेज में समझो। तो ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, MP इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और कुछ अगर आपको लगता है तो वो भी आप लिख सकते हो। इंदौर को लिख दिया हमने, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है ना, फिफ्थ का जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट। देखो क्या पूछ लिया इन्होंने,
इंडिया वालों को पूछ लिया, और वो भी इस क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अरे भाई साहब, इन सब का यूनिवर्सल सेट एक ही होगा, क्या होगा सर? यही तो होगा सर, इंडिया। ये जितने भी ज़िले यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं, जितने भी स्टेट यहाँ पे उन्होंने लिखे, वो सभी इंडिया में ही आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ पे बी इज अ यूनिवर्सल सेट। B can be the universal set. B can be the universal set for above sets. For above sets. ठीक है, अखंड भारत की शुरुआत के लिए हमने ये YouTube चैनल शुरू किया है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ थोड़ा सा कंट्री के लिए मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकूँ, उसके लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। इसलिए मैंने एजुकेशन चैनल चुना है, क्योंकि मेरा टैलेंट भी इसमें है। मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आता है, तो जितना सा मेरे से हो सके उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूँ। जितना मेरे से पॉसिबल होता है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ। उसी के लिए ये चैनल की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है मेरा। ठीक है, सब्सक्राइबर जो भी बढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए बढ़ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर वो मुझसे पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के लिए हमने एक कदम बढ़ाया है, हमारे कंट्री के लिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने वाले, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि जन्म के टाइम पे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो आज हमारी कंडीशन कुछ और होती। तो अगर आप पैदा हुए हो इंडिया में, तो एक बात याद रखो कि अपने देश के लिए अपने लाइफ का 1% भी अगर दे दो तो आपका लाइफ सफल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी करो तो इस हिसाब से करो कि आप अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपने इंडिया के लिए दे रहे हो, या फिर आपकी कोई भी कंट्री हो, आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है और ये होना ही चाहिए। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया मेरी कंट्री है, तो इसके लिए जितना भी कुछ मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, या फिर कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैनल की शुरुआत सिर्फ देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को 9th स्टैंडर्ड के लिए भी ऑल द बेस्ट। ये मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ देश के लिए, क्योंकि हमारे लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। चैनल ग्रो होता है वो नहीं होता है वो बात की बात है। ठीक है, पर जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समझो 160 या 170 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए, मतलब इसके रेंज में सब्सक्राइबर हो गए। इसका मतलब ये जो हमारा मिशन है, जो इंडिया को ग्रो करना है, ठीक है, बाय द एजुकेशन, या फिर कोई भी चीज़ है, अगर कोई क्रिकेटर है, कोई बैडमिंटन में अच्छा है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, वो अपनी अपनी चीज़ों में कोई बेस्ट है, पर ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब चैनल पे अगर आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेबस हमारा इंडिया का है, हम इंडिया में हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इंडिया से है या फिर इंडिया के बाहर से है, जिनको ये मेथड समझता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया के बाहर भी ऐसे मेथड अगर यूज़ होते हैं तो। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो, जो भी कुछ करना है उसमें से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देश के लिए हमारे करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो सुनो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या बोला है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। मतलब क्या बोला है उन्होंने, ये जो नीचे दिए गए सेट्स है उनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है। उन्होंने क्या बोला है, हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं। पहले में क्या बोला है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब ए कौन सा सेट है जिसमें 5 के सारे मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, 5 का टेबल, 5 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर, या फिर अगर 50 से आप आगे भी जाओ, 5 10 जा क्या होता है 50, अगर 11 जा करो तो क्या होगा 55, 12 जा करोगे तो क्या होगा जाएगा 60। ठीक है, तो ऐसे 5 के जितने भी मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 30, ठीक है, ये उनका सेट है। कौन सा, ए। बी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 के टेबल में आने वाले सभी नंबर। ठीक है, 7 14 21 28 ऐसे। ठीक है, सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब 12 के टेबल में आने वाले सारे नंबर। ठीक है, 12 24 36 48 60 ये सभी। ठीक है, तो देखो ये जो 3 सेट है ए बी सी,
तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, कौन सा होगा इनके लिए यूनिवर्सल सेट। तो देखो सबसे बेस्ट आंसर है, आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर में ये सभी नंबर्स आते हैं, 5 ऑनवर्ड्स या फिर 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये सभी नंबर्स आते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि n इसके लिए n मतलब नेचुरल नंबर इसके लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सेकंड, होल नंबर्स में भी तो ये सभी नंबर्स आते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट मतलब खत्म ना होने वाले अनकाउंटेबल, तो W भी हो सकता है मतलब होल नंबर्स। या फिर I मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स भी हो सकता है इसके लिए, क्योंकि इंटीजर में तो बहुत ही अच्छा होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये तीनों भी क्या हो सकता है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं N, W एंड I कैन बी द यूनिवर्सल सेट, कैन बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये तीनों भी क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं फॉर अबाउट 3 सेट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखो P इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, ऐसे इंटीजर जो क्या है 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 के टेबल में आने वाले, तो इसमें भी सेम ही होगा, क्या होगा, N, W एंड I। नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है या फिर इंटीजर हो सकता है। अभी दूसरे में ट्राई करते हैं, दोनों मिला के बोला है हमें, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अभी ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स बोला है, तो देखो नेचुरल नंबर में सभी इवन नंबर्स आ सकते हैं, इवन स्क्वायर नंबर्स, होल नंबर भी आ सकते हैं, इंटीजर में भी, मतलब ये दोनों के लिए आंसर क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स कैन बी द यूनिवर्सल सेट, कैन बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और उसका आंसर भी उससे ज़्यादा सिंपल था। मैंने बोला था ना, अगर ये क्वेश्चन नंबर समझो 6 है, ये बहुत ही इजी था, तो उससे इजी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 को समझना पड़ेगा। इसको समझोगे तो इसको समझोगे, इसको नहीं समझोगे तो ये भी नहीं आएगा। इसके लिए हर एक क्वेश्चन की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसको समझ लिया मतलब उसके आगे वाला थोड़ा सा अपने को इजी ही जाएगा। ठीक है, तो उसी इजीनेस के साथ, लेजीनेस के साथ, इंटरेस्ट के साथ, माइंड के साथ, ब्रेन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझो एक क्लास है, एक क्लास है, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, अगर ये 50% मैंने मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें क्या किया है, मैथ्स में 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें, और मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। देखो कैसी बच्चों वाली बात कर दी है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। देखो मैंने ये आपको समझाया था कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है, समझो एग्जांपल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अभी मान के चलो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ये सेट ए है, इसमें 1 2 3 ये स्टूडेंट क्या है, ये जो 3 स्टूडेंट है, इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है। ये 1 2 और 3 ने, इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिन्होंने मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं दिया, मतलब 4 और 5 ने एग्जाम नहीं दिया, 4 और 5 इन्होंने एग्जाम नहीं दिया ना, मतलब जो अनकॉमन है वही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर जिन बच्चों ने 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में लाए हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बाकी सभी कौन हो जाएंगे, तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने, किसके, क्लास के जिन स्टूडेंट ने 50% या फिर उससे कम मार्क्स किए, ठीक है, उन्होंने क्या बोला 50% और मोर, मतलब लेस देन 50% मार्क्स स्कोर किए मैथमेटिक्स में, वो सभी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे ना, एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। वही तो पूछा था, अभी तो मैंने बताया था, वही तो आंसर था। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी आंसर,
तो हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, या फिर समझाओ क्या, देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ, देखो सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 50 या फिर 50 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, किसमें, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, इस कैटेगरी में आप भी आते हो। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो जो नहीं आते उनके बारे में लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग getting marks less than 50% in मैथ्स। मतलब जो भी स्टूडेंट्स क्लास में है जिन्होंने मैथमेटिक्स में 50 से कम मार्क्स लाए, मतलब 50% से कम परसेंटेज लाए, वही क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट होगा वो। ठीक है, तो देखो जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे पता है आपका आंसर मेरे से पहले ही आ गया है, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हो और इंडियन ऑलरेडी होशियारी होते। ठीक है, जितने भी इंडियन है वो सभी होशियारी होते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी कंट्री कुछ बोल रहा हूँ, सभी के पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। ठीक है, सभी अपने अपने टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, तो देखो ये इतना हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो सभी लोग अपनी बुक और पेन लेके ही वीडियो देखना, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले वीडियो देखेंगे तो उसका कोई आपको उपयोग नहीं होगा, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको, क्योंकि इस सब्जेक्ट को टाइम देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।